जी। सबसे पहले अभी हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया का। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने काफ़ी स्पीड से कवर करने की कोशिश की, अंदर मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो आपका जल्दी जल्दी कवर कर सके। और अभी हम आते हैं आपके कौन सा एक तरह का B12 डेफिशिएंसी अनीमिया की तरफ। अब बच्चों, विटामिन B12 की तरफ आने से पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए कि हम विटामिन B12 ले किससे सकते हैं, कौन सी ऐसी खुराक है जिसके अंदर विटामिन B12 होता है। तो आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि विटामिन B12 जो होता है ये आपके मीट वाली प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, प्रोटीन के अंदर होता है। ठीक है, तो आपने कहना है कि ये एनिमल फैट जो होते हैं उनको विटामिन B12 बहुत ज्यादा अरसे के लिए मिल जाता है। लेकिन वो बंदे जो वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 नहीं पाया जाता। ऐसे ही है। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी बॉडी के अंदर विटामिन B12 रखते हैं तो ये कितनी देर के लिए आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि विटामिन B12 जो होता है ये राउंड अबाउट 3 से 4 साल तक अलाउ करते हैं। 1 मिनट जी। अच्छा, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है बच्चों कि विटामिन B12 जो है ये आपके किससे मिलता है, आपके मीट वाली प्रोडक्ट से मिलता है। नंबर वन। नंबर टू, आपने क्या कहना होता है कि इनकी किन लोगों के अंदर कमी होती है, जो वेजिटेरियन होते हैं। तो आपने कहना है जो वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन जो होते हैं उनके अंदर विटामिन B12 जो होगा वो एक तरह का कम होगा। नंबर थ्री, आपने ये कहना है कि अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन B12 वो लेता है तो कितनी देर तक उसकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 जो है वो स्टोर रह सकता है। तो आपने इस बात को अपने जहन के अंदर रखना होता है बच्चों कि ये राउंड अबाउट 3 to 4 ईयर्स तक आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का स्टोर होता है। अब ये बातें तो सिंपल सी हैं जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए कि विटामिन B12 क्या है, कितनी देर के लिए स्टोर होता है और इसका ये सारे का सारा सीन क्या होता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे और इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। विटामिन B12 के बारे में आपने ये कहना है कि जस्ट इमेजिन करें एक बंदा ऐसा है जिसने अभी इधर से बीफ बर्गर खाया है। अब इस तरह समझे कि हाँ जी जनाब, एक बर्गर बंदा है, उसने जनाब क्या कि एक तरह का बीफ बर्गर खाया। जब वो बीफ बर्गर खाएगा तो इसमें जनाब आपका क्या होगा, एनिमल प्रोटीन है। अब जब उसके अंदर एनिमल प्रोटीन होती है बच्चों, वो जैसे खाता है तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, ओरल कैविटी के अंदर जाएगा। जैसे ही ओरल कैविटी के अंदर जाएगा तो आपने ये कहना होता है कि ओरल कैविटी के अंदर जो स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, क्या होता है एक तरह का, सबसे पहले आपने कहना है कि जैसे ये खाया कहाँ जाएगा, एक तरह का स्लेवरी ग्लैंड जो होते हैं ये आपका एक इंजाइम पैदा करते हैं और उस इंजाइम का नाम होता है अमाइलेज इंजाइम। क्या होता है एक तरह का अमाइलेज इंजाइम हो गया या दूसरे इंजाइम हो गए। अमाइलेज, आपका स्लेवरी लाइपेज, ये जो एंजाइम होते हैं वो किसके साथ मिलते हैं, आपके विटामिन B12 के साथ मिल जाते हैं। अब ये कहाँ पे मिल रहे हैं, आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब के एक तरह का ये आपका अमाइलेज एंजाइम जो होता है और विटामिन B12 होता है वो आपकी ओरल कैविटी के अंदर मिलता है। इसके साथ एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं आर बाइंडर। क्या कहते हैं, एक तरह का आर बाइंडर कहते होते हैं। अब आपने इस बात को अपने जहन के अंदर रखना है कि जैसा कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये एक बंदे का, आपने कहना है कि विटामिन B12 था, विटामिन B12 और इसके बाद क्या हो गया, आपने कहना आर बाइंडर है। विटामिन B12 और आर बाइंडर जो हैं ये दोनों हो जनाब आपकी ओरल कैविटी से कहाँ आ रहे हैं, ये दोनों ही आपकी ओरल कैविटी से आपकी एसोफेगस के अंदर है। एसोफेगस ये कहाँ आते हैं, आपने कहना होता है कि एसोफेगस से ये जनाब आपके एक तरह के स्टमक के अंदर आ जाते हैं। स्टमक के अंदर आने के बाद ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएंगे। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बच्चों आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन होता है ना बच्चों, टर्मिनल इलियम, जस्ट इमेजिन करें कि ये वाला जो पोर्शन है वो आपका टर्मिनल इलियम है। ठीक हो गया, तो ये टर्मिनल इलियम के ऊपर आते हैं, वहां से ये एब्जॉर्ब होते होते हैं। लेकिन अब आपने थोड़ा सा गौर करना है क्या, देखिए बच्चों जो आपका विटामिन B12 और आर बाइंडर होता है यहाँ पर आपने कहना है कि यहाँ पे आपका ड्यूडिनम के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ था, एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पेंक्रियाज। क्या होता है, एक तरह का पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज क्या करता होता है, पेंक्रियाज आपके पेंक्रियाटिक एंजाइम को रिलीज करता है। ये जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं बच्चों, इनमें से एक जो पेंक्रियाटिक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेंक्रियाटिक प्रोटीएजेज एंजाइम। ये जो प्रोटीएजेज एंजाइम होता है बच्चों, वो पता क्या काम करता है, ये प्रोटीएजेज एंजाइम ये काम करता है कि ये आर बाइंडर को सेपरेट कर देता है। जब आपका आर बाइंडर सेपरेट हो गया तो पीछे क्या रह गया,
पीछे सिर्फ और सिर्फ आपका विटामिन B12 रह गया। तो आप ये कह सकते हो कि जब आपका आर बाइंडर सेपरेट हो जाता है तो इससे पीछे जो रह जाती है चीज उसको हम क्या कहते होते हैं, आपने कहना है कि विटामिन B12 रह जाता है। अब यहाँ पे क्या रह गया, आपका विटामिन B12 रह गया। अब ये जो विटामिन B12 अकेला रह गया बच्चों, इसके साथ यहाँ पर एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि आपके गैस्ट्रिक के अंदर, आपके स्टमक के अंदर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एक तरह के पाइटल सेल्स पाए जाते हैं। ये जो पाइटल सेल्स होते हैं बच्चों, ये आपकी एक चीज पैदा करते हैं जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या कहते हैं, एक तरह का इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा करते होते हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर आपके विटामिन B12 के साथ मिल जाते हैं। अब जब आपका विटामिन B12 और उसके बाद आपका इंट्रिंसिक फैक्टर आपस में बाइंड करते हैं तो इसके नतीजे में ये किसके अंदर जाते हैं, ये टर्मिनल इलियम के अंदर से एक तरह का एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब ये आपके टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्ब होते हैं तो ये कहाँ गए, आपके ब्लड के अंदर चले गए। यहाँ पर 2 से 3 चीजें अब आप लोगों ने मुझे बतानी है। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि आपका जो आयरन, जो आपका ड्यूडिनम, सॉरी, जो आपका आयरन होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, शाबाश। आयरन जो एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ से होता है, तो आपने क्या आंसर देना है कि आयरन की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ से होती है, वो आपने कहना ड्यूडिनम के अंदर होती है। अब मुझे ये बताना है कि ऐसा कौन सा हुक्म होता है जो कि जनाब आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन के अंदर कमी लेके आता है, ऐसा कौन सा हुक्म होता है जो कि जनाब आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवाता है। तो आपने क्या कहना है, आपने कहना है नेक्टर अमेरिकन, और उसके बाद आपने क्या कहना है, एनकाइलोस्टोमा डूडी नाले। अब मुझे ये बताना है कि विटामिन B9 जो होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है बच्चों। आपने कहना है विटामिन B9 जो होता है वो आपके ज्यूजिनम के अंदर एब्जॉर्ब होता है। कहाँ से, आपके एक तरह का ज्यूजिनम के अंदर से एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद बच्चों मुझे बताना है कि जो विटामिन B12 होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है। तो विटामिन B12 जो होता है वो बच्चों आपने कहना है कि टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्ब होता है। अब देखें ये सारे का सारा मैकेनिज्म मुझे आप लोगों ने सारा बच्चों दोबारा बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा, मुझे ये बताएं कि जब हम ओरल कैविटी के अंदर बात करते हैं तो ओरल कैविटी के अंदर जो विटामिन B12 होता है बच्चों, कौन सा, आपके एक तरह का विटामिन B12। ये विटामिन B12 आपका ओरल कैविटी के अंदर किसके साथ बाइंड होता था, शाबाश, पहले नंबर पे ये बताइएगा जी। जितने भी बच्चे हैं सारों ने बताना है। तो आपने कहना है सलेवरी एंजाइम्स विद आर बाइंडर। तो यहाँ पे आपने क्या कहना है, एक तरह का आर बाइंडर के साथ ये बाइंडर कर जाता था। अब देखो और उस तरह के नीचे आता है, नीचे आके आपका कहाँ जाता है, आपने ये कहना होता है कि ये आपके स्टमक के अंदर आता है। स्टमक से ये कहाँ जाता है, आपने कहना है कि आपका ड्यूडिनम के अंदर आता है। ड्यूडिनम के अंदर जो आर बाइंडर को सेपरेट करता है विटामिन B12 से, उसका नाम क्या होता है बच्चों, ये बताइएगा। आर बाइंडर से विटामिन B12 को जो सेपरेट करता होता है उसका नाम क्या होता है। तो यार एक मिनट रुकिएगा यार, यार कासिम, वो उसको कॉल करो, उसको को समझ। अच्छा जी, उजायर को मैसेज कर देना यार। अच्छा बच्चों, अब देखें कि विटामिन B12 जो होता है यहाँ पे क्या होता है, आपने कहना है कि प्रोटीएसिस होते हैं। यहाँ पे क्या एक तरह का विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 होता है। और उसके बाद आपने कहना होता है कि प्रोटीएसिस होता है जो कि आर बाइंडर को सेपरेट करता है। ठीक हो गया, क्या करता है, एक तरह का प्रोटीएसिस जो होता है वो आपका आर बाइंडर को सेपरेट कर देता है। जब ये आर बाइंडर आपका सेपरेट होगा तो पीछे क्या रह गया, सिर्फ विटामिन B12 रह गया। अब ये जो विटामिन B12 होता है ये किसके साथ बाइंड करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करता है। जब ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करेगा बच्चों, तो इसके बाद आपने क्या कहना है, आपने कहना है जब ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होगा कि ये आपका टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को, ये तो सिंपल सा तरीका होता है बच्चों इसका सारे का सारा, कि आपका विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म ये सारे का सारा क्या होता है। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है वो बंदा पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सिंपल सी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। अगर किसी भी बंदे के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या महीनों में हो जाएगी, शाबाश। अगर एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर जनाब आपने ये देखना है कि विटामिन B9 भी है और विटामिन B12 भी डेफिशिएंट हो रहा है, तो सबसे पहले जिसकी डेफिशिएंसी होगा वो कौन सा विटामिन होगा, ये बताइएगा। सबसे पहले किस विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन B9 की होगी या विटामिन B12 की होगी। तो आपने कहना है कि विटामिन B9 की जो डेफिशिएंसी होगी वो पहले देखने को मिलेगी, क्योंकि ये तो आपकी बॉडी के अंदर 3 to 4 मंथ स्टोर सिर्फ होता है स्टोर, लेकिन ये 3 से 4 साल होता है, ईयर्स होता है, तो इसको ज्यादा टाइम लगता है। ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। दूसरी बात जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है, मुझे अब आप लोग एक बात बताइएगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने पढ़ा था कि इस जगह
जगह पे आपका क्या होता है, एक तरह का पाराइटल सेल्स होते हैं, क्या काम करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा करते हैं, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या काम करते हैं, विटामिन बी 12 के साथ बाइंड करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आपके टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्प्शन होती है। अब एक लम्हे के लिए कुछ यूं समझिए कि अगर आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपके एक तरह के पैराइटल सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, तो क्या इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होगा? शाबाश, ये बताइएगा बच्चों, क्या उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई इंट्रिंसिक फैक्टर बनेगा? तो आप सबको पता है कि उस वक्त किसी भी तरह का आपकी बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता। जब आपकी बॉडी के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपका विटामिन बी 12 अकेला जो है वो अब्सॉर्ब नहीं हो सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के अंदर एक वो कंडीशन भी हो सकती है जिसके अंदर आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपके इंट्रिंसिक फैक्टर को डैमेज करता है, पैराइटल सेल्स को, जिसके नतीजे में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इस तरह के विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी को, जो कि ऑटोइम्यून डिजीज होती है, इस तरह के एनीमिया को हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। क्या कहते हैं? एक तरह का पर्नीशियस एनीमिया। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्नीशियस एनीमिया के अंदर क्या होता है, तो आपने कहना होता है कि पर्नीशियस एनीमिया वो कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आपके पैराइटल सेल्स के ऊपर अटैक करती है। क्लियर हो गया बच्चों? तो आपने क्या कहना है, जिसके अंदर जनाब आपकी एंटीबॉडीज आपके पैराइटल सेल्स के ऊपर अटैक करती होती हैं, उसके अंदर हम क्या देखते होते हैं, एक तरह का पर्नीशियस एनीमिया देखते हैं। यार ये जो डॉक्टर है ना, इसको बहुत प्यार मोहब्बत से एक रिक्वेस्ट है कि जो आपके माँ बाप ने मेहनत करके तुम्हें पैदा किया और उसके बाद तुम्हारा नाम रखा ना, वो तुम अभी रख लो, ठीक हो गया? अभी तुमने डॉक्टर हुआ है, जो असल तुम्हारी मेहरबानी होगी। मैं मतलब डॉक्टर ते शॉक्टर लिखने का फायदा कोई नहीं आएगा। तो जो आपके माँ बाप ने आपको प्यारा सा नाम दिया हो ना, मेहनत की है पहले और उसके बाद नाम दिया है, ठीक हो गया? प्लीज वो लिखें। और उसके बाद जनाब, ऐसे अच्छा नहीं ना होता बाद च पता लगे डॉक्टर पहले लिखे होया है। ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫਲਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਫਲਾਂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜਨਾਬ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾ ਮੁਖਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ एमबीबीएस का मतलब ਕੀ है। अब देखेंगे हाँ जी पूरा। तब हम देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। आगे का आपको पता होना चाहिए बच्चों कि फॉर एग्जांपल ऑटोइम्यून डिजीजेस का आपको पता चल गया ये सारा। अब मैं आप लोगों से दूसरी बात पूछता हूँ, ये तो डेफिशिएंसी के अंदर क्या होगा, एक तरह का पर्नीशियस अनीमिया आपको बता दिया। क्या बताया? एक तरह का पर्नीशियस अनीमिया बताया कि पर्नीशियस अनीमिया हो सकता है। नंबर 2, अब मुझे ये बताएं, अगर किसी बंदे के अंदर पैंक्रियाटिक एंजाइम रिलीज ही नहीं हो रहे, तो क्या वो प्रोटीएसिस जो होगा वो आर बाइंडर को रिलीज कर सकेगा, सेपरेट कर सकेगा? नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी बंदे के अंदर पैंक्रियाटिक एंजाइम की इनसफिशियंसी है या पैंक्रियाटाइटिस है, दोनों कंडीशन के अंदर आपका विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी। पैंक्रियाटिक एंजाइम की क्या होगा, एक तरह की इनसफिशियंसी होगी, या दूसरे नंबर पे आपने क्या कहना, एक तरह का आपने कहना पैंक्रियाटाइटिस है। तो बच्चों दोनों के अंदर ये होगा। नंबर 3 बच्चों, और किसके अंदर हम देख सकते हैं? नंबर 3 बच्चों, अगर आपने ये देखना है कि वो टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्ब होता था, ऐसे ही है, टर्मिनल इलियम से एब्जॉर्ब होता था। तो बच्चों मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि टर्मिनल इलियम से जो डिजीज, जो टर्मिनल इलियम को डैमेज करती थी, उस डिजीज का नाम क्या था? तो आपने इस बात को अपने जहन के अंदर रखना होता है कि वो डिजीज जो आपके टर्मिनल इलियम को डैमेज करती होती है, उस डिजीज का नाम होता है क्रोन डिजीज। क्या होता है? एक तरह का क्रोन डिजीज। जो क्रोन डिजीज होती है बच्चों, वो आपके टर्मिनल इलियम को डैमेज करती है, एक बात। उसके बाद बच्चों आपने कहना होता है कि ज्यादातर वो ये पूछते होते हैं कि बच्चा है जो कि फिश का काम करता है और उसके बाद जनाब उसके अंदर एक तरह की डेफिशिएंसी देखने को मिल रही है, तो वो क्या है? तो आपने कहना होता है कि वो लोग जो फिश का काम करते हैं उनके अंदर एक पैथोजन होता है जिसको कहते हैं डाईफ्लोबाथुम लाटुम। क्या कहते हैं? एक तरह का डाईफ्लोबाथुम लाटुम। ये डोफ डाईफ्लोबाथुम लाटुम साहब जो होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये भी टर्मिनल इलियम को डैमेज कर देते हैं। जब आपका टर्मिनल इलियम गया तो क्या आपकी एब्जॉर्प्शन होगी? तो बच्चों आपने कहना है कि उस वक्त भी आपकी प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक हो गया? तो उस वक्त भी आपकी एब्जॉर्प्शन देखने के अंदर हमें नहीं मिलती होती, ठीक है बच्चों? तो इस सारी बातों का आपको पता होना चाहिए कि देखें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी क्रोन डिजीज के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आपने ये कह सकते हैं डाईफ्लोबाथुम लाटुम के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आपने कहना होता है कि और क्या है, ये फिश टेप वर्म है, इसका दूसरा नाम कहते हैं एक तरह का फिश टेप वर्म। एग्जामिनर क्वेश्चन फिश वाले से पूछता होता है कि एक बंदा मछलियों का काम करता है, उसके अंदर कौन सा अनीमिया हो सकता है? आपने कहना है कि विटामिन बी 12 अनीमिया हो सकता है। इसके बाद बच्चों वो क्या कह सकते हैं, एक बंदा है जो टेरियन है, जिंदगी उसने वेज के अंदर गुजार दी, तो उसका कौन सा अनीमिया होगा? विटामिन बी 12 अनीमिया होगा, सिंपल सी बात है। अब आप खुद देखें कि बच्चों विटामिन बी 12 का जो काम था वो क्या था। अब हम आते हैं ना फंक्शन की तरफ, और इसकी अगर कमी होगी तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा इस तरह देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको इस बात का पता होना चाहिए कि विटामिन बी 12 का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, विटामिन बी 12 आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अदा करती होती थी कि वो आपके न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस बनाती होती थी, करवाती थी। क्या करवाती थी? एक तरह की न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करवाती थी। न्यूक्लियोटाइड की जो सिंथेसिस होती थी उसके नतीजे में होता था आपका प्रॉपर डीएनए बनता था। और डीएनए क्या करवाता है? सेल डिवीजन होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल का क्या होता है? छोटा होता है। सेल साइज क्या होता है? एक तरह का स्मॉल होता है। ये तो सबको पता है ना, इतना तो कम अज कम। इसमें अभी ये तो नहीं ना कि हाँ जी जनाब हमको कह रहे हो कोई रॉकेट साइंस सुना रहे हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। आप सबको पता है
पहली होंगी जो पहली दफा भी सुन रहा है। विटामिन बी 12 क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करवाता है। वो क्या करता है? डीएनए बनाता है। डीएनए क्या करता है? सेल डिवीजन करवाता है। जब आपका सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा? सेल का साइज छोटा होगा, सिंपल सी बात है। अब आप सोचें अगर क्या न्यूक्लियोटाइड की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं जब सिंथेसिस वो प्रॉपर बनेगा, डीएनए प्रॉपर बनेगा। जब आपका डीएनए प्रॉपर नहीं बनता तो क्या सेल डिवाइड होगा? सेल डिवाइड नहीं होगा। तो क्या सेल का साइज छोटा होगा? नहीं, बल्कि सेल का साइज बड़ा हो गया। अब मुझे अपने ये बताना है कि जब सेल का साइज है छोटी वैसे, तो इस नतीजे में जो आपकी छोटी वैसे आपका बड़े साइज का जो सेल है, आवाज का इशू बन रहा है। हेलो 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 हेलो। अब ठीक है? अब ठीक है? ओके। ये हालांकि अभी नेट नेट लिया होगा किसी से, ये हिसाब है बशकीर मैंने एकदम याद करा रहे जिन्होंने मैं अलीपुर से रह रहे हैं। कोई अलीपुर का है तो नहीं इधर? अच्छा जी। अब हमने देखना है कि हाँ जी जनाब क्या होता है। ये बड़े साइज के जो आरबीसी होते हैं वो जब ब्लड वेसल के अंदर से गुजरते हैं तो क्या होते हैं? रप्चर होते हैं, टूटते हैं। जब ये आरबीसी टूटते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? आरबीसी की जो तादाद होती है वो एक तरह की कम होती है। जब आपके आरबीसी की तादाद कम होती है तो इसकी वजह से क्या होता है? एक तरह का अनीमिया होता है। ठीक हो गया बच्चों? अब ये आपके आरबीसी की तादाद का अनीमिया क्यों हो रहा है, मतलब कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि साइज बड़ा है। और इस तरह के अनीमिया को हम क्या कहते हैं? आपने क्या कहना होता है? मिगैलोब्लास्टिक अनीमिया, मैक्रोसिटिक अनीमिया कहना होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया बच्चों? अब देखें, यहाँ तक आपको पता चला कि एक तरह का ये अनीमिया सारे का सारा क्या। दूसरी बात बच्चों, मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि इसके अंदर हम क्या होता था। मैंने आप लोगों को कल वाले लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक बात बताई थी कि आपकी बॉडी के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं होमोसिस्टीन। क्या होता है? एक तरह का होमोसिस्टीन। ये होमोसिस्टीन एक सब्सटेंस के अंदर तब्दील होती थी जिसका नाम था मैथ्यूनिन। क्या होता था? एक तरह का मैथ्यूनिन। और यहाँ पर आपके विटामिन होते थे जो होमोसिस्टीन को मैथ्यूनिन के अंदर तब्दील करते थे। उन विटामिन का नाम होता था विटामिन बी 12। और दूसरा होता होमोसिस्टीन को मैथ्यूनिन के अंदर तब्दील करने में हेल्प करते थे। अगर किसी भी बंदे के अंदर विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी तो इसके नतीजे में क्या होगा? आपने कहना है कि होमोसिस्टीन जो होगा वो मैथ्यूनिन के अंदर तब्दील नहीं होगा। जब आपका होमोसिस्टीन मैथ्यूनिन के अंदर तब्दील नहीं होगा तो इसके नतीजे में हम क्या देखेंगे कि होमोसिस्टीन का जो लेवल होगा वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी ऐसा बंदा आता है जिसके अंदर होमोसिस्टीन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि कार्डिक डिजीजेस के जो चांसेस होते हैं वो एक तरह के ज्यादा होते हैं। आपने कहना कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्लॉटिंग करवाता है। क्या करवाता है? एक तरह का क्लॉटिंग करवाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपको मैंने बताया था कि जब भी हम इस बंदे के अंदर अनीमिया देखेंगे तो कौन सा अनीमिया देखेंगे? मैक्रोसिटिक अनीमिया देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एमसीवी होगा उसका साइज मोर देन 100 होता है। ये आपको पहले लेक्चर्स के अंदर चीजें बताई हुई है, इस वजह से ये मैं जल्दी जल्दी में बातें बोल रहा हूँ। तो आपने क्या कहना होता है कि हाँ जी जनाब, क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी 12 जो होता है वो प्रॉपरली काम नहीं करता तो जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपने कहना है हम क्या देखते हैं? एमसीवी मोर देन 100 देखते होते हैं, मैक्रोसिटिक एनीमिया देखते हैं। दूसरे नंबर पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि देखें क्या विटामिन बी 12 नहीं था तो क्या सेल डिवाइड होता था? नहीं होता था। तो सेल डिवाइड नहीं होने की वजह से जो नीमिया वो कौन सा है? मैक्रोसिटिक एनीमिया। दूसरा, क्या आपके दूसरे सेल्स डिवाइड होंगे? नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपने क्या कहना है? हमने क्या देखने की तरह का हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया। ये बात आपने याद करनी, हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया। ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया भी आप देखते होते हैं। इसके अलावा जो बात आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? आपने ये कहना होता है कि आपका एक सब्सटेंस होता है कि जिसको हम कहते होते हैं मिथाइल मेलोनिक एसिड। क्या होता है? एक तरह का, आपको पता होना चाहिए कि आपका एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्या होता है? एक तरह का मिथाइल मेलोनिक एसिड होता है। अब मुझे अब आप लोगों ने कहना बताना है कि मिथाइल मेलोनिक एसिड जो होता है वो आपके एक और सब्सटेंस के अंदर तब्दील होता है, उसका नाम क्या है? आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि आपका जो सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं मिथाइल मेलोनाइल कोए, मिथाइल, यहाँ पर मैं आपको सेपरेट लिख के देता हूँ। एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है बच्चों आपका मिथाइल मेलोनाइल, मेलोनाइल कोए। ये आपका तब्दील होता है एक और सब्सटेंस के अंदर जिसका नाम होता है आपका एक तरह का सुक्सीनाइल कोए। किसमें तब्दील होता है? सुक्सीनाइल कोए। और वो एंजाइम जो मिथाइल मेलोनाइल कोए को सुक्सीनाइल कोए के अंदर तब्दील करता होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? आप उस विटामिन का नाम क्या होता है? विटामिन बी 12 होता है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक हो गया, अगर किसी भी बंदे के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या आपका मिथाइल मेलोनाइल कोए सुक्सीनाइल कोए के अंदर तब्दील होगा? शाबाश
ये बताइएगा बच्चों। तो मिथाइल मेलोनाइल कोई जो होगा वो सुक्सिनाइल कोई के अंदर तब्दील नहीं होगा, जिसके नतीजे में हम क्या कहेंगे कि मिथाइल मेलोनाइल कोई जो लेवल होगा वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। जब मिथाइल मेलोनाइल कोई का लेवल जो होगा वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, तो एक बात अपने जहन के अंदर रखिएगा कि मिथाइल मेलोनाइल कोई जो होते हैं वो आपकी नर्व को डैमेज करता है, ये माइलिन शीथ को डैमेज करता है, ये आपकी नर्व को टॉक्सिक होता है, जिसके नतीजे में आपकी एक तरह की सारे ट्रैक्स डैमेज हो जाते हैं। ऑल ट्रैक्स विल बी डैमेज एक्सेप्ट वन ट्रैक विच इज अ स्पाइनोथैलामिक ट्रैक। अब बच्चों ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने न्यूरो एनाटॉमी के अंदर ये चीजें डिस्कस करनी है। कहाँ पे? आपकी न्यूरो एनाटॉमी के अंदर हमने ट्रैक्स डिस्कस करने हैं। उसके अंदर हर ट्रैक का जो काम होता है वो मुख्तलिफ होता है। इस बात पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि पता नहीं सार में आंदा नहीं है, या पता नहीं सारे तो दूर भाज रहे ने, ठीक हो गया, या सार पता नहीं क्यों नहीं है दस रहा फुल डिटेल दे विच। क्योंकि आपको बस इतना पता होना चाहिए भाईजान कि आपके मुख्तलिफ तरह के tracks हैं। जैसे कि कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है नंबर वन, वो कौन सी लेके जाता है? मोटर मूवमेंट को लेके जाता होता है। उसके बाद आपका होता है डोर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस सिस्टम, ये कौन सी मूवमेंट को लेके जाता है? ये आपने कहना वाइब्रेशन को, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को, लाइट टच को, ये सारी की सारी सेंसेशन को लेके जाता है। उसके बाद आपका एक और ट्रैक होता है स्पाइनोथैलामिक ट्रैक, क्या होता है? एक तरह का स्पाइनोथैलामिक ट्रैक। ये कौन सा लेके जाता है? ये बॉडी की प्रॉपर पोजिशन को, प्रॉपर मूवमेंट को, ठीक होगा, गिरने नहीं देता। ठीक है बच्चों। नंबर फोर है, एक होता है स्पाइनोथैलामिक ट्रैक। स्पाइनोथैलामिक ट्रैक कौन सा होता है? पेन टेम्परेचर। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, और भी होते हैं लेकिन सबसे मेन मैंने जिस बंदे को विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी उस अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होगा, बाकी सब इन्वॉल्व होगा। तो अगर बाकी सब होगा उस बंदे के अंदर हम क्या देखेंगे? मोटर मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके अंदर टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद जनाब वाइब्रेशन, उसके बाद जनाब आपका आपने कहना होता है कि स्टीरियोनोसिस, प्रोप्रियोसेप्शन, ये सारी की सारी जो चीजें होंगी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक हो गया बच्चों? उसके अंदर वो बंदा गिरेगा। तो अगर वो कंडीशन जिसके अंदर सारे के सारे ट्रैक हो एक्सेप्ट एक ट्रैक ना हो, इस कंडीशन के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है। इस कंडीशन के एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं सब अक्यूट कंबाइंड डी जनरेशन डिजीज। क्या कहते हैं? एक तरह का सब अक्यूट कंबाइंड, आपने कहना इसके एक नाम होता है सब अक्यूट कंबाइंड डी जनरेटिव डिजीज। ये याद रखना बच्चों, ठीक हो गया? इस डिजीज का नाम क्या है? आपने कहना है इस डिजीज का नाम होता है सब कंबाइंड डी जनरेटिव डिजीज हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहना है कि इसके अंदर सब कुछ बेड़ा गर्क हो जाता है, मतलब कि कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी उठ जाता है, आपने कहना है पोस्टीरियर कॉलम भी उठ जाता है। ठीक हो गया? अब मुझे ये बताना है बच्चों कि इस बंदे के अंदर, जिस बंदे के अंदर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होगी, उसके अंदर आप लैब वैल्यू की डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 की अगर किसी की डेफिशिएंसी है तो उसके अंदर आप क्या देखोगे? मुझे अब आप लोगों ने सारा खुद बताते जाना है बच्चों। मुझे इसके अंदर अनीमिया कौन, पहली बात तो मुझे ये बताएं, शाबाश। इसके अंदर अनीमिया कौन सा होगा पहले ये बताएं। इस बंदे के अंदर जब आप अनीमिया देखोगे तो कौन सा अनीमिया देखोगे? आपने कहना है कि हाँ जी जनाब मैक्रोसिटिक अनीमिया देखेंगे, तो नंबर वन आपने कहना मैक्रोसिटिक अनीमिया देख लिया। नंबर टू जो मुझे ये बताइएगा कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपके किसका लेवल बड़ा होगा? होमोसिस्टीन का लेवल बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा? तो होमोसिस्टीन का जो लेवल होगा बच्चों वो आपने कहना है बड़ा होगा। जब होमोसिस्टीन का लेवल बड़ा होगा तो इस्केमिक हार्ट डिजीज होने के चांसेस बच्चों ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल ज्यादा होंगे। नंबर थ्री बच्चों मुझे ये बताना है कि जब आपका मिथाइल मेलोनल होगा, इसके अंदर हम हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया देख सकते हैं, साथ लिखे आपने कहना HSN, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिलिया, ये आपने कहना है। तीसरे नंबर पे बच्चों मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि फॉर एग्जाम्पल कि इसके अंदर एक मिथाइल मेलोनिक का लेवल ज्यादा होगा, तो आपने कहना मिथाइल मेलोनाइल कोई का जो लेवल होगा वो एक तरह का ज्यादा होगा। जब इसका लेवल ज्यादा होगा तो होगा नर्व डैमेज होगी, और अगर जब नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा? माइलिन शीथ होगी, और उसकी वजह से क्या होगा? आपने कहना सब अक्यूट कंबाइंड डी जनरेटिव डिजीज देखेंगे बच्चों। ये आपने अपने जहन के अंदर रखना है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। नंबर फोर बच्चों, अगर आप ये देख रहे हो सब अक्यूट कंबाइंड डी जनरेटिव डिजीज, ये सारे का सारा देख रहे हो, ये सारी की सारी कंडीशंस देख रहे हो, ठीक है? इसके अंदर आप एक और चीज देखते हो जिसको हम कहते हैं ग्लोसाइटस है, तो ये आपका डायग्नोज क्या बनता है? आपने कहना विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी नहीं है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कभी भी एग्जाम के अंदर इस तरह क्वेश्चन आए ना, a 50-year-old male which who is a non-vegetarian, who is a vegetarian present to you with complaint of numbness, tingling sensation, chest pain upon the exertional activity, and upon investigation, the patient have the hemoglobin concentration 6 milligram per deciliter. MCV is 120 millicolon per liter, and level of the homocysteine is also elevated. What is your diagnosis? तो अब आपने क्या कहना है? अब आपको
एक आ रही है। हाँ, आ रही है आवाज? हेलो। ओके जी, अब देखो बच्चों, हम लोग कर रहे थे विटामिन B9 और विटामिन B12 के अंदर फर्क। अगर कभी भी विटामिन B9 का क्वेश्चन आता है तो कैसा आएगा? तो एग्जामिनर ये कहेगा, a 35-year old or a 40-year old non-vegetarian present to you with complaint of the glossitis, fatigue, shortness of the breath, chest pain, and upon investigation, hemoglobin of the patient is 7 milligram per deciliter. Hematocrit of the patient is 35. Okay, MCV is more than MCV is 115, and homocysteine level is also raised. What is your diagnosis? अब आपने बच्चों ये कहना है कि इस पेशेंट के अंदर क्या है? विटामिन B9 की डेफिशिएंसी। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है? लोगों के अंदर होती है जो कि अल्कोहल इंटेक करते हैं, उन लोगों के अंदर होती है जो मेथोट्रेक्सेट का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों के अंदर आपने लाजमी ये सोचना है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर बच्चों पूछा जाता है मेथोट्रेक्सेट के लिहाज से और ये सारा कुछ, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक होगा बच्चों? उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखते हैं कि आगे का क्या क्या सीन है। नेक्स्ट बच्चों, अब आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया कि ये सारी की सारी कंडीशंस हम इसके अंदर देखते हैं। उसके बाद आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अब सारी एग्जांपल, नॉर्मोसिटिक अनीमिया क्या होता है, इसका हम वैसे ट्रीटमेंट क्या होता है? हमने विटामिन B12 देना होता है। क्या होता है? इतना का विटामिन B12 देना होता है, और इसके अलावा कोई उस तरह ट्रीटमेंट नहीं होता। अब देखते हैं कि नॉर्मोसिटिक अनीमिया क्या है, इसकी तरफ थोड़ी सी डिटेल के अंदर आते हैं। नॉर्मोसिटिक अनीमिया, देखो बच्चों, नॉर्मोसिटिक अनीमिया के बारे में अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। आवाज मेरी सही आ रही है आप लोगों को? ओके, और स्क्रीन वगैरह विजिबल सही है? ओके बच्चों, अब हम आते हैं नॉर्मोसिटिक अनीमिया की तरफ के। और नॉर्मोसिटिक अनीमिया क्या होता है? मुझे ये बताएं कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, जिस पेशेंट के अंदर आप क्या देखते हो? फॉर एग्जांपल, आरबीसी मास कम देखते हो। आरबीसी मास क्या होता है? एक तरह का कम होता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरबीसी मास का मतलब क्या है, ओ भाई, आप सबको पता है कि आरबीसी मास का ये मतलब होता है कि एक तरह का इसके अंदर एचबी भी कम है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम है, मतलब कि आरबीसी भी कम है, इसके अंदर जनाब आपका हिमेटोक्रिट भी कम है। जब ये तीनों कंडीशंस कम होगी तो इसको हम क्या कहते होते हैं? आपने कहना है आपका एक तरह का आरबीसी मास कम होता है। ये आपने तीनों चीजों को ये कहना होता है। ठीक हो गया? आपने कहना कि हीमोग्लोबिन भी कम है, आपने कहना आरबीसी भी कम है, और हिमेटोक्रिट भी कम है, और इस कंडीशन को आपने कहना कि आरबीसी मास कम है। अगर किसी भी बंदे के अंदर आपका आरबीसी मास कम हो, और उसके साथ साथ आप ये देखो कि उसका जो एमसीवी लेवल है, आपका एमसीवी जो लेवल है वो 80 to 100 के दरमियान में हो, तो या एक तरह का 80 to 100 के दरमियान में हो, तो इस कंडीशन को आप ये कहते होते हो कि ये क्या है? आपने ये कहना है कि ये वाली जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को आपने कहना होता है कि ये नॉर्मोसिटिक अनीमिया है। कौन सा अनीमिया होता है? ये नॉर्मोसिटिक अनीमिया होता है बच्चों। ठीक हो गया बच्चों? अब हम आते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। और गुज्जर, गुज्जर, हाँ जी सर जी। नहीं मैंने लगता सुन रहा है। नहीं नहीं सर, मैं सुन रहा, मैं जरा नोट कर रहा गुज्जर सी तेरी तो आवाज नहीं आ रही। जी जी सर जी, मैं क्या, मैं सुन रहा सी जी जी सर ਉਹ जी, ना मैं क्या, मैं आगे सुन तो सर मैं रिस्पॉन्स नहीं ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। की कर रहा सी तू? ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਰ मैं ਉਹ नहीं रिप्लाई कर सकिਆ ना चैट 'ਚ। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। मैं क्या, ਹਾਂਜੀ तू सर। छड़ रहे हैगा ना, तू लंबी लंबी छड़दा भी हैगा ना, ये भी साफ है। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ थोड़ा ਛੱਡਣਾ है, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ही नहीं। एमसीबी चेक करने का फायदा नहीं है, प्रॉपर ये है कि आप हिमेटोक्रिट को चेक करो। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। पूरे का पूरा आरबीसी मास को चेक करो, ज्यादा बेहतर है।
अच्छा बच्चों, अब आते हैं और आगे हम देखते हैं कि हाँ जी जनाब ये क्या होता है। देखो यार, एमसीवी इसमें क्या होगा, 80 to 100 होगा। अब दो चीजें हो सकती हैं नॉर्मोसिटिक एनीमिया के अंदर। जिस बंदे के अंदर भी नॉर्मोसिटिक एनीमिया, कितनी चीजें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं। या आपको पता होना चाहिए कि आपके जो आरबीसी बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। आपने कहना है ये होती है एक तरह का बोन मैरो। बस भूला थी भाई। आपने कहना है एक तरह का बोन मैरो होती है। बोन मैरो के अंदर क्या पैदा होते हैं, एक तरह का, सबसे पहले बोन मैरो के अंदर पैदा होते हैं रेटिकुलोसाइट्स। क्या होते हैं, एक तरह का रेटिकुलोसाइट्स। ये जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो किस में तब्दील होते हैं, वो आपके आरबीसी के अंदर तब्दील होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। अब इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे के अंदर हम ये देखें कि एक तरह की दो चीजें हो सकती हैं जिसके अंदर आप नॉर्मोसिटिक एनीमिया हो रहा है। अब कौन से दो चीजें हो सकती हैं, या तो भाई बोन मैरो के अंदर से प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, ठीक हो गया, या प्रोडक्शन हो रही है लेकिन आगे डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, आरबीसी टूट बहुत ज्यादा रहे हैं। तो कितने कॉजेज हैं इसके, दो कॉजेज हैं। या फिर क्या, एक तरह के नंबर वन एक तरह का अंडर प्रोडक्शन है। क्या होता है, एक तरह का प्रोडक्शन का एक तरह की कम है। ठीक है। नंबर टू कौन सी वजह हो सकती है, आपने कहना है दूसरी वजह ये हो सकती है कि हीमोलाइसिस आगे बहुत ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है, एक तरह का आरबीसी टर्नओवर बहुत ज्यादा है, पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। पेरिफेरल हीमोलाइसिस या पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन एक ही चीज है बच्चों जो आपने याद रखनी है। ठीक हो गया, क्या पेरिफेरल लेवल के ऊपर डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन अब अगली बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाईजान इस बंदे के अंदर आगे काम पड़ रहा है या बोन मैरो पैदा नहीं कर रही। हमें ये पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा मसला क्या है, किस जगह पे प्रॉब्लम है। क्या आगे डिस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है या प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है। तो बच्चों आपने कहना है कि डिस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए हमको चेक करना पड़ता है रेटिकुलोसाइट्स का काउंट। किसको चेक करना पड़ता है, एक तरह का रेटिकुलोसाइट्स का काउंट लेवल चेक करना पड़ता है। रेटिकुलोसाइट काउंट जो होती है वो जनाब आपका चेक करना पड़ता है। अब ये मतलब क्या है, देखिए मेरी आप बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी बंदे की हम बात करते हैं ना, ठीक हो गया, कि रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं वो जनाब आपके एक तरह के कितने होते हैं एक नॉर्मल बंदे के अंदर। तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि रेटिकुलोसाइट्स की जो काउंट होती है वो तकरीबन 1 to 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है, एक तरह की 1 to 2% नॉर्मल होती है। आपने कहना 1 to 2% नॉर्मल होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अब आप खुद सोचें, अगर किसी भी बंदे के अंदर, इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा जी, अगर किसी के बंदे के अंदर जनाब अनीमिया होता है, खून की कमी होती है, ठीक है, और ये आपकी एक तरह की बोन मैरो है, ये क्या आपकी एक तरह की बोन मैरो है। अगर किसी भी बंदे के अंदर अनीमिया होता है या खून की कमी होती है, तो खून की कमी होने की वजह से टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलती है। इसके नतीजे में जनाब किडनी से जो होता है वो जनाब आपका अरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। अरिथ्रोपोइटिन जनाब आपके बोन मैरो को मैसेज देता है बच्चों। ऐसे ही है, क्योंकि ये मैकेनिज्म आपको पहले कल मैंने, बल्कि परसों कल ही मैंने बताया था। ये मैकेनिज्म जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने बात की थी बच्चों कि हाँ जी जनाब आपका क्या होता है, आपने कहना है कि एक तरह का अरिथ्रोपोइटिन होता है जो कि रिलीज होता है और बोन मैरो को मैसेज देता है। अब देखें जिस बंदे के अंदर अनीमिया, नॉर्मोसिटिक अनीमिया है, तो उस बंदे के टिश्यू को जो ऑक्सीजन मिल रही होगी वो ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, क्या होगा, पहले तो मुझे ये बताइए बच्चों। जिस बंदे के अंदर अनीमिया होगा उसके जो टिश्यू को ऑक्सीजन मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी, कम मिलेगी। तो आपने कहना है कम मिलेगी। जब उसके टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो इसके नतीजे के अंदर आपका अरिथ्रोपोइटिन पैदा होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बता दें। इसके नतीजे में आपका अरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होगा वो पैदा होगा। जब आपका अरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होगा वो पैदा होगा बच्चों, तो अगली बात मुझे अब आप लोगों ने ये बतानी है कि इसके नतीजे में जब आपकी बोन मैरो को मैसेज आएगा तो बोन मैरो से जो आपके आरबीसी होंगे वो ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगे। ऐसे ही है, और आपके आरबीसी जो ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगे तो इसके अंदर जो रेटिकुलोसाइट्स काउंट होगी वो भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके आरबीसी जो पैदा होते हैं वो तो पैदा होते हैं जनाब आपके रेटिकुलोसाइट से। तो जब हम ये देखते हैं कि आरबीसी आपके रेटिकुलोसाइट से पैदा होते हैं तो इस बंदे के अंदर आपकी रेटिकुलोसाइट्स काउंट कितनी होनी चाहिए, मोर देन 3% होनी चाहिए। कितने चाहिए, मोर देन 3% होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी जो बोन मैरो वो गुड रिस्पॉन्स कर रही है, बोन मैरो गुड रिस्पॉन्स कर रही है। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर आपने देखा कि उसको अनीमिया है, क्या देखा, एक तरह का उसको अनीमिया है, नंबर वन, मतलब अनीमिया डायग्नोज उसका हो गया। अब आपने जब उसको देखा कि उसको अनीमिया है, नंबर टू आपने ये देखा कि हाँ जी जनाब उसका एमसीवी जो है वो जनाब आपका एक तरह का 90 है, तो ये कौन सा अनीमिया हुआ, नॉर्मोसिटी का अनीमिया हो गया। नंबर थ्री आपने ये देखा कि हाँ जी जनाब उसका जो रेटिकुलोसाइट्स काउंट जो है, रेटिकुलोसाइट्स जो काउंट है वो जनाब एक तरह का 3.5% है। तो अब आप जो अनीमिया सोचोगे वो क्या सोचोगे, आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे आरबीसी टूट रहे हैं, ये आपने मुझे बताना है। तो बच्चों आपने कहना है कि अगर तो रेटिकुलोसाइट्स काउंट जो है वो 3 से ज्यादा है, अगर तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं,
तो इसका मतलब ये है कि उसकी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है, वो पीछे टूट ज्यादा रहे हैं, उनकी हीमोलाइसिस ज्यादा हो रही है। समझ आ रही है? अगर इसी तरह का एक बंदा और देखते हैं, ये पर्सन ए है और अभी हम बात करने लगे हैं पर्सन बी की। अगर आप देखो कि ये पर्सन बी है, पर्सन बी को क्या एक तरह का अनीमिया भी है, ठीक हो गया बच्चों। पर्सन बी को क्या है, एक तरह का एमसीबी जो है वो जनाब आपका 90 के राउंड अबाउट भी है। पर्सन बी जो है उसके अंदर आप रेटिकुलोसाइट्स जब चेक करते हो तो वो जनाब आपका आता है राउंड अबाउट 1.1%। अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाईजान इसके अंदर बोन मैरो ही काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर जो बोन मैरो है वो ही पैदा नहीं कर रही, सही तरह पैदा नहीं कर रही। ठीक हो गया बच्चों? जिसकी वजह से इसके अंदर हम डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको एक सिंगल पॉइंट की यहां तक समझ नहीं आई, कोई एक भी सिंगल पॉइंट की, वो बंदा मैसेज कर सकता है। शाबाश एनीवन जी। हाँ जी। सोहा तो ऐड किए हुए नाम, सोहा और सोहा राम में है। सर मोर देन 3 मतलब गुड वर्किंग, सो नो डिस्ट्रक्शन। ओ नो डिस्ट्रक्शन नहीं, डिस्ट्रक्शन हो रही है। मोर देन 3 बोन मैरो गुड वर्किंग, लेकिन पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, अच्छा आप एक से हट है, चलो वो दूसरे से कोई और रहा होगी। अच्छा जी। मुझे एक बात आती है कि यार कई बंदे जो होते हैं ना, वो क्लासेस लेते हैं, वो ये मैं वैसे एक बात करने लगा हूँ। वो बाज औकात जैसे ये एक बंदे लिखा हुआ था डॉक्टर, कैसे ऐसे कोई बंदा ऐसा लिखता है MNHYG, ठीक हो गया। कुछ जनाब कुछ लिख देते हैं, अपना ओरिजिनल नाम नहीं लिखते, और जब इनका NLE पास हो जाता है फिर अपना ओरिजिनल नाम लिखते हैं, कि अल्हम्दुलिल्लाह साथ स्टेटस भी लगाते हैं, उसके अंदर भी लिख दें MNHYG अल्हम्दुलिल्लाह पास NLE, ये सारा कुछ है। तब भी लेकिन सर एक आया था, मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही। बच्चे डिस्ट्रक्शन तब नहीं होगी जब आपका मतलब कि आपकी जब बोन मैरो प्रोडक्शन कम करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर रेटिकुलोसाइट्स की जो काउंट है वो 1% है, वहां तक ठीक हो गया सर। मोर देन 3 मतलब हाँ। अच्छा जी, अब आज जनाब आगे आगे हम देखते हैं क्या 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 सीन है। देखो बच्चों,